इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ नई चीजें आपको सीखने को आज मिलेगी। फेज सीक्वेंस, अगर आपने फेज एंड फेज डिफरेंस पढ़ा है तो आपको फेज सीक्वेंस जो है वो जरूर समझ में आ जाएगा। बट यहां पर समझने की बात यह है कि कला अनुक्रम क्या है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का मीन्स ये होता है, यानी फेज सीक्वेंस से यह तात्पर्य है या पता चलता है, ठीक है, कि तीनों फेज सीक्वेंस से हमको ये पता चलता है कि जो तीनों फेज हैं यानी आर वाई बी यानी रेड येलो एंड ब्लू में से कौन सा फेज अपना अधिकतम मान सबसे पहले प्राप्त कर रहा है, अर्थात तीनों फेज किस क्रम में अपने अधिकतम मान को रिसीव कर रहे हैं, कहने का मतलब प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था कि भाई ये देखो आपका है पॉलीफेज सिस्टम, थ्री फेज की सप्लाई कैसे प्रोडक्शन होती है वो पिछले लेक्चर में बताया गया था, यानी इसके पहले यानी 39 वाले पार्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा आर था ये सबसे पहले टकराएगा फ्लक्स से, तो हमारा सिंपल सा था V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि एक तीनों 120 डिग्री पर है तो 120 डिग्री बाद ये जाके टकराएगा तो आपके येलो वाले में होगा, येलो वाला है, उसके बाद ब्लू वाला इधर से देखेंगे आर है वाई है बी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आर वाई बी ऐसे कर लेंगे, तो ये भाई दिखाएगा ना 3D में नहीं बनाया गया है, इस कारण से आपको दिख रहा है। तो पहले ये प्राप्त कर रहा है 120 डिग्री बाद, अगर इसकी अपेक्षा इसकी बात करें तो 240 डिग्री बाद प्राप्त करेगा। तो देखिए यहां पे आर वाई बी अपने अधिकतम मान, यदि देखिए पॉलीफेज सिस्टम, देखिए यदि थ्री फेज सिस्टम या कहें पॉलीफेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस आर वाई बी हो तो फेज आर, जो आपका फेज आर है वो अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त करेगा, उसके बाद 120 डिग्री बाद फेज वाई प्राप्त करेगा, उसके बाद फेज जो बी है 240 डिग्री बाद अपना अधिकतम मान रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। देखिए मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा फेज सीक्वेंस पेपर में भी आया पिछले साल, ठीक है, जो 2019 में सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ तो उसमें ये चीज आई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि वी आर वी वाई वी बी हो जाएगा, मतलब वोल्टेज आर में, वोल्टेज वाई में एंड वोल्टेज ब्लू में 120 डिग्री पे क्रमागत में तीनों रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात आती है जो फेजर आपको दिख रहा है, फेज सीक्वेंस दिख रहा है, ये बनाएंगे कैसे। मैं दावे से कह सकता हूँ काफ़ी लोग इसको बनाने में डर जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बता दूं कि इसको कैसे बनाना है, कैसे कहाँ से स्टार्टिंग की जाएगी। सबसे पहला इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद मतलब वाई एक्सिस लाइन खींच लेनी है, देन उसके बाद एक्स एक्सिस खींचनी है, उसके बाद आपको बिना कुछ किए आर की लाइन खींचनी है। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इस तरीके से, साइन वेव आप खींच देंगे इस तरीके से, अपर लोअर इस तरह खींच देंगे। उसके बाद आपको देखिए पता होना चाहिए कि लीड लैग का केस, लीड लैग के केस में क्या होगा, ये देखिए आपका वाई जो है, ठीक है, लीड लैग का थोड़ा सा केस मैं बता रहा हूँ, खाली समझने की बात है, ठीक है। तो वाई वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वाई वाला यहाँ से स्टार्ट होगा 120 डिग्री पहले यहाँ से, और ये 240 डिग्री। तो 120 डिग्री देख सकते हो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करोगे, ये इसके देखो बीच से होते, ये ध्यान देना थोड़ा सा आगे पीछे है, उससे डरना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है, इसके बीच से होते हुए लाना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी बीच सेंटर से जाएगा, गुजरेगा, तो सेंटर से गुजरते हुए यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, या तो कह सकते हो 120 डिग्री बाद स्टार्ट हुआ ना, तो देखो यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग करेंगे 120 डिग्री यहाँ से माप लो, देख लो यहाँ से आपका यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करो तो भी आ जाएगा, चाहे तो यहाँ से समझ के अपने करना, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करोगे तो सही रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। देखो यहाँ से यहाँ 180, ठीक है, 180 यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक आपका 180, इस तरीके से आप 180 डिग्री यहाँ से माप करके और यहाँ से आप जस्ट इसको बनाएंगे इस तरीके से 120 डिग्री। उसके बाद जस्ट आपका आता है 240 डिग्री वाला, तो उसके बाद देखो ये बी वाली लाइन गई है, नीचे से उठी है इस तरीके से, ये मध्यांतर से होकर गई है, मतलब बीच से, ठीक है, इस तरीके से ऊपर भी टच करते हुए तीनों फेज का आपका सीक्वेंस दिखाया गया है। फेज सीक्वेंस किस प्रकार से है अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाई जो थ्री फेज सिस्टम है और वन फेज सिस्टम है, हमारे घर पर जो सप्लाई आती है वो थ्री फेज भी आती है, वन फेज भी आती है, मतलब उसी से भाई निकाल लेंगे वन फेज थ्री फेज। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई थ्री फेज अच्छा होगा कि वन फेज अच्छा होगा, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए समझ लेते हैं। थ्री फेज प्रणाली में यानी सिस्टम में वन फेज प्रणाली की अपेक्षा लाभ क्या क्या एडवांटेज हैं, तो देखिए सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा थ्री फेज प्रणाली के निम्न लाभ हैं, ठीक है। वो कौन कौन से थ्री फेज के लाभ होते हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है पेपर्स वगैरह में आती रहती हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है पॉइंट कि अधिक बड़ी शक्ति संचरण के लिए वन फेज सप्लाई की अपेक्षा, अगर बात करें हम अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मतलब 160 किलोमीटर से अधिक की जो अगर ट्रांसमिशन लाइन है उसकी अपेक्षा वहां वन फेज न इस्तेमाल करके वहां थ्री फेज इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि समान शक्ति संचरण के लिए, क्योंकि हमें ट्रांसफर जो करनी है पावर को अपने थ्री फेज सिस्टम में वन फेज की अपेक्षा 3/4 त्राम्य भार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कहने मतलब इसमें कम होता है भाई, आपका वन फेज में कम वायर लगेंगे और थ्री फेज में क्या होगा, ज्यादा वायर लगेंगे भाई, 3 कंडक्टर जा रहे हैं ना तो ज्यादा वायर, जाहिर सी बात है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है थ्री फेज प्रणाली में उपयोग की जाने वाली मशीन की दक्षता, यानी थ्री फेज सप्लाई है उसमें जो थ्री फेज की मशीन है और एक वन फेज की मशीन है, कौन सबसे ज्यादा दक्षता होगी वो समझते हैं। थ्री फेज प्रणाली में उपयोग की जाने वाली मशीनों की दक्षता वन फेज की अपेक्षा काफी, कहने का मतलब अगर थ्री फेज की कोई मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो ज्यादा कार्य कर सकती है, अगर एक फेज की इंडक्शन मोटर है वो कम काम करेगी, ये ज्यादा लोड को संभालेगी और ये कम को करेगी, ठीक है, वहन करेगी। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थ्री फेज प्रणाली में यानी थ्री फेज सिस्टम में उपयोग में होने वाली मोटरें, ध्यान देना, थ्री फेज की अगर मोटरें हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती हैं। कहने का मतलब कि हमने सप्लाई दी, मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। जबकि बात करें वन फेज की, वन फेज के केसेस में गाइस सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। इसमें हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि रनिंग कैपेसिटर होता है, उसको थोड़े समय के लिए, ठीक है, एक स्टार्ट कैपेसिटर होता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो उसको थोड़े समय के लिए टार्क प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका फैन हो गया, वन फेज से सप्लाई पे काम करता है, उसमें एक कैपेसिटर भी लगता है। वो कैपेसिटर गाइस इसलिए लगाए जाते हैं कि जब मोटर आपकी स्टार्ट होगी तो घूमती नहीं है, उसको उस समय टॉर्क प्रोड्यूस कराता है। अगर देखिए उस मतलब जो आपके फैन में कैपेसिटर लगे हैं उसको निकाल दिया जाए तो आपका जो फैन है उसको जिस दिशा में आप घुमा देंगे, मान लो आपने सप्लाई दी, उसको जिस दिशा में, एक दिशा में इस तरह से घुमा दोगे, इस तरह से घुमा दोगे भाई, तो उसी दिशा में, चाहे उल्टे घुमा चाहे सीधे, उस तरह से घूमने लगेगा, मूव करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। देन बढ़ते हैं यार हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपका पॉइंट नंबर 4 है, इसके जो एडवांटेज हैं, ठीक है। समान क्षमता की थ्री फेज मशीनों का मूल्य जो होता है, ठीक है, मूल्य एक फेज की मशीनों की अपेक्षा कम होता है। देखोगे यार यहाँ पर कुछ बातें हो सकता है आपको डाउटफुल लगे, बिकॉज कि आप कहेंगे भाई थ्री फेज की मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, वन फेज की इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज वाला भाई महंगा मिलेगा, वन फेज वाला हमारा सस्ता होगा, मतलब इसकी जो प्राइस है वन फेज की वो कम होगी, थ्री फेज की ज्यादा। लेकिन यार अगर हम बात करें इकोनॉमिकल की दृष्टि से देखें तो वन फेज की भाई हमारा छोटा काम, जैसे वन फेज का हमारा जो छोटे पंप होते हैं, जैसे हमारे छत पर पानी चढ़ाना होगा तो वन फेज का छोटा सा टुल्लू इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है, कम काम करा। लेकिन थ्री फेज की अगर मैं भाई बात करूं तो अंदर से जमीन के 40-50 फीट नीचे से अगर पानी निकाले उसके लिए हमें जैसे थ्रेसर चलाने हुए और जैसे धान वगैरह उसको सफाई करते हैं, तो इस तरीके से काफी जो जैसे आटा चक्की चलने लगी तो काफी ज्यादा लोड लेके थ्री फेज चल सकती है। अगर वन फेज की थ्री फेज की अपेक्षा अब देखेंगे तो सस्ता कौन पड़ेगा, इकोनॉमिकल कौन होगा, थ्री फेज वाला ही सस्ता पड़ेगा भाई। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 में है कि वन फेज की अपेक्षा थ्री फेज प्रणाली का जो आउटपुट होता है, थ्री फेज प्रणाली 1.5 गुना, वन फेज की अपेक्षा थ्री फेज प्रणाली के जो आउटपुट्स होता है 1.5 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो यार हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या आपको है कि थ्री फेज प्रणाली की जो मशीनें होती हैं वन फेज की अपेक्षा उच्च शक्ति गुणक, कहने का मतलब थ्री फेज की जो प्रणाली है वो भाई एक फेज कम पावर फैक्टर पे काम करेगा, लेकिन थ्री फेज की अपेक्षा शक्ति गुणक पर कार्य करती है, ठीक है। वन फेज की अपेक्षा थ्री फेज क्या होती है, अधिक शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पे वर्क करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला पॉइंट 7 नंबर पॉइंट पे। तो वन फेज प्रणाली की अपेक्षा अगर हम बात करें वन फेज सिस्टम की अपेक्षा थ्री फेज प्रणाली में मशीनों का समांतर प्रचालन सरल होता है। मतलब वन फेज है भाई समांतर मतलब वही जैसे आपने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो पढ़ी है पैरेलल और सीरीज में जोड़ना। अगर उसके बाद हम बात करें थ्री फेज में अगर पैरेलल में जोड़ करके चलाएं तो काफी अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ जो है कि वन फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्पंदमान,
ध्यान देना, स्पंदमान को पल्सेटिंग बोलते हैं, स्पंदमान को पल्सेटिंग होता है, ठीक है। वन फेज द्वारा चुंबकीय स्पंदमान पल्सेटिंग होता है, जबकि थ्री फेज द्वारा उत्पन्न घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र घूर्णी प्रकृति का होता है। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जो आपका थ्री फेज द्वारा अगर कहीं हम मैग्नेटिक प्रोड्यूस करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा रहे हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो आपकी मूवेबल होगी, मतलब घूमती हुई रहेगी, चक्कर लगाती हुई रहेगी, मतलब वेरी करती हुई रहेगी, जबकि एक फेज में क्या होगा, पल्सेटिंग हमको प्राप्त होती है। सो गाइस, इस तरीके से लेक्चर नंबर 40 में आपने देखा फेज सीक्वेंस के बारे में, एंड आपने देखा वन फेज एंड थ्री फेज के कौन अच्छा पड़ेगा, किसका एडवांटेज ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट निकल कर जो आया वो थ्री फेज ही काफी अच्छा पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।